ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं। और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि वो अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुने, लेकिन बार बार चुनाव जनता पर ज्यादा बोझ डालते हैं और इससे देश की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही विकास के काम भी रुक जाते हैं, जिससे लोगों की लोकतंत्र में रुचि भी कम हो जाती है। सीएम योगी सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के तहत एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वन नेशन वन इलेक्शन विचार बहुत जरूरी है, जिसे 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के उद्घाटन के दौरान बताया गया था। योगी ने बताया कि ये विचार पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी था, जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक तरह की दूसरी सरकार चलती थी, जो कानून और संविधान की अनदेखी करती थी। माफिया राज और लूट ने राज्य की स्थिति खराब कर दी थी और इसी कारण उत्तर प्रदेश देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जबकि 1947 में ये राष्ट्रीय औसत के बराबर था। वहीं 2014 से पहले देश में अस्थिरता थी, जिससे लोगों को विश्वास और पहचान की समस्या हुई। लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उत्तर प्रदेश भी पिछले 8 साल में विकास की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि 13 से 26 जनवरी के बीच प्रयागराज में हुआ महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव बन गया है, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। पिछली सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया था, लेकिन इस बार आयोजन बहुत सफल रहा। सीएम ने लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने के लिए जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठी बातें फैलाएगा, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि देश हमारा है, विकास हमारा है और राजनीतिक स्थिरता हमारी जरूरत है। साथ ही बार बार चुनावों से 3.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है, जिसे विकास के कामों में लगाया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जो दुष्प्रचार होंगे, जो लोग विरोध करेंगे, हर भारतवासी को जो लोकतंत्र का समर्थक है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार होने का समर्थक है, तो सबको उसको यही जवाब देना चाहिए कि भाई देश हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए है, विकास हमारे लिए है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हमारे और आने वाली पीढ़ी के हित में मोदी जी कर रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन में तुम्हें परेशानी क्या है? यह जवाब उसको जरूर आप दीजिएगा। अगर आप देने में सफल होंगे और व्यापक जनमत के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पर व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, अलग अलग पक्षों को लेकर के। ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। आज यहां पर इसीलिए निषाद राज की इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रयागराज को फिर से 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात हम आपको देने के लिए आए हैं। 580 करोड़ रुपए की। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा,
अब ये प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। महामिलन स्थल, मां गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, मां सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था। लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं। और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि वो अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुने, लेकिन बार बार चुनाव जनता पर ज्यादा बोझ डालते हैं और इससे देश की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही विकास के काम भी रुक जाते हैं, जिससे लोगों की लोकतंत्र में रुचि भी कम हो जाती है। सीएम योगी सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के तहत एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वन नेशन वन इलेक्शन विचार बहुत जरूरी है, जिसे 2019 में
सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के उद्घाटन के दौरान बताया गया था। योगी ने बताया कि ये विचार पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी था, जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक तरह की दूसरी सरकार चलती थी, जो कानून और संविधान की अनदेखी करती थी। माफिया राज और लूट ने राज्यों की स्थिति खराब कर दी थी और इसी कारण उत्तर प्रदेश देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जबकि 1947 में यह राष्ट्रीय औसत के बराबर था। वहीं 2014 से पहले देश में अस्थिरता थी, जिससे लोगों को विश्वास और पहचान की समस्या हुई। लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उत्तर प्रदेश भी पिछले 8 साल में विकास की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि 13 से 26 जनवरी के बीच प्रयागराज में हुआ महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव बन गया है, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। पिछली सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया था, लेकिन इस बार आयोजन बहुत सफल रहा। सीएम ने लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने के लिए जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठी बातें फैलाएगा, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि देश हमारा है, विकास हमारा है और राजनीतिक स्थिरता हमारी जरूरत है। साथ ही बार-बार चुनावों से 3.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है, जिसे विकास के कामों में लगाया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जो दुष्प्रचार होंगे, जो लोग विरोध करेंगे, हर भारतवासी को जो लोकतंत्र का समर्थक है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार होने का समर्थक है, उस सबको उसको यही जवाब देना चाहिए कि भाई देश हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए है, विकास हमारे लिए है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हमारे और आने वाली पीढ़ी के हित में मोदी जी कर रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन में तुम्हें परेशानी क्या है? यह जवाब उसको जरूर आप दीजिएगा। अगर आप देने में सफल होंगे और व्यापक जनमत के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पे व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अलग अलग पक्षों को लेकर के ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। आज यहां पर इसीलिए निषाद राज की इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रयागराज को फिर से 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात हम आपको देने के लिए आए हैं। 580 करोड़ रुपए की। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब ये प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। महामिलन स्थल। मां गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, मां सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो
यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था। लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है।